हेलो एवरीवन। सो बेटा कैपेसिटेंस चल रहा है हमारा टॉपिक। आपने पिछले टॉपिक्स क्लियर कर लिए होंगे अभी तक, ठीक है। पिछले टॉपिक में हमने कैपेसिटेंस के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड है उसके बारे में पढ़ा था, कितनी एनर्जी स्टोर्ड है और वो किस वॉल्यूम में स्टोर्ड है, एनर्जी डेंसिटी निकाला था हमने वहां पे, ओके। और फिर मैंने एक कॉमन पोटेंशियल का पार्ट करवाया था आपको और फिर उसमें एक लॉस ऑफ एनर्जी का टॉपिक किया था हमने, ओके। और एक वहां पे पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, मैंने बोला था सोच के रखना आपने, ठीक है। और अगर आपने वो किया है तो दैट्स ग्रेट। और अब आप चेक कर सकते हो कि आपने सही किया है कि गलत किया है, ओके। अगर गलत किया है तो ट्राई टू थिंक कि कहां पे गलती किया है, कंसेप्ट मिस्टेक है कि केयरलेस मिस्टेक है, क्या नहीं है। अगर कंसेप्ट मिस्टेक है तो आप कंसेप्ट मिस्टेक क्यों कर रहे हो, आपने क्या नहीं सही समझा है, बहुत जानना जरूरी है ये, ओके। तो ये कॉमन पोटेंशियल वाला ही टॉपिक था, कॉमन पोटेंशियल वाला ही टॉपिक था। इसमें क्या किया था, हमारे पास दो चार्ज कैपेसिटर थे C1, ठीक है, और दूसरा कैपेसिटर था C2। दोनों कैपेसिटर चार्ज कैपेसिटर थे, इसके क्रॉस पोटेंशियल V1 था, इसके क्रॉस पोटेंशियल V2 था। इसके बाद प्लस Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q2। इन दोनों कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया था इन सच अ वे, जो हमने पहले डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, उसमें क्या था, इन सच अ वे कि पॉजिटिव सरफेस को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया। बट मैंने क्या बोला, आपने ऐसे नहीं करना। अब क्या है, इफ पॉजिटिव सरफेस ऑफ C1 कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू नेगेटिव सरफेस ऑफ C2 कैपेसिटर, तो अब कॉमन पोटेंशियल क्या होगा बेटा, ओके। तो यहां पे जो हमारा दूसरे वाला केस है, ओके, इफ टू चार्ज कैपेसिटर connected together, ओके। तो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, अब देखो बेटा क्या होगा फिर से दोनों के बीच में चार्ज शेयरिंग होने वाली है। और चार्ज कब तक शेयर होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, सेम नहीं हो जाता। और अब देखो बेटा चार्ज शेयर होना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे Q1 था, यहाँ पे Q2 था, चार्ज शेयर होना स्टार्ट हुआ, फ्लो हुआ। फाइनली चार्ज क्या होगा, अगर इसके ऊपर प्लस Q3 चार्ज है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, देखो बेटा ये पॉजिटिव है, ऑल्दो इट इज इनिशियली नेगेटिव सरफेस, बट अगर ये नेगेटिव सरफेस रहेगा बेटा, क्या कभी भी ये सरफेस का और इस सरफेस का पोटेंशियल सेम हो सकता है, नहीं। इनका और इसका नहीं हो सकता, कभी भी पोटेंशियल सेम नहीं होगा। क्या होगा, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव है तो ये सरफेस भी हमारा पॉजिटिव बनेगा, लेट्स से फाइनली इसके ऊपर क्या है, Q4 चार्ज आ गया। तो अगर आप इन दोनों सरफेस को बात करोगे बेटा, इसके ऊपर प्लस Q1 एंड प्लस Q2 चार्ज था, तो इनिशियल चार्ज क्या था हमारे पास, इनिशियल चार्ज क्या था, प्लस Q1 प्लस Q2, सॉरी प्लस Q1, ये माइनस था ना, माइनस वाला जोड़ा था हमने, क्लियर है। देखो बेटा हम इस सरफेस को देख रहे हैं, ये वाले सरफेस आपस में ऐसे कनेक्ट कर दिए मैंने, इधर वाले ऐसे कनेक्ट कर दिए, ओके। तो अब यहां से चार्ज इस सरफेस के पास गया, ठीक है। तो इस सरफेस के पास पहले Q1 था और बाद में कितना हो गया, Q3। इस सरफेस के पास पहले माइनस Q2 था, अब कितना हो गया, प्लस Q4। तो माइनस Q से पहले 0 हुआ होगा, फिर प्लस Q4 हुआ होगा, ओके। तो इसीलिए इनिशियली क्या होगा, Q1 माइनस Q2, और फाइनल चार्ज क्या हो जाएगा, दोनों सरफेस के ऊपर फाइनल चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, Q3 प्लस Q4। और हमें पता है चार्ज कंजर्व रहेगा तो Q1 माइनस Q2 विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q3 प्लस Q4। इसे क्या लिखा जा सकता है, C1V1 माइनस C2V2 इज इक्वल्स टू C1V प्लस C2V। तो V की वैल्यू क्या आ गई, C1V माइनस C2V अपॉन C1 प्लस C2। तो डिफरेंस यहां पे है बेटा, ये नेगेटिव साइड में। ये कैसे हुआ है बेटा, दोबारा से सुन लीजिए क्या किया है यहाँ पे। जब आपने दोनों कैपेसिटर्स को जोड़ा बेटा, फिर से चार्ज शेयरिंग होगी, दोनों कैपेसिटर्स के अंदर चार्ज शेयरिंग होगी। और फाइनली देखो चार्ज तब तक शेयर होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम। इस सरफेस का इस सरफेस के साथ सेम होना चाहिए, इसका इसके साथ होना चाहिए। और ये चीज कब होगी बेटा, देखो ऑल्दो इट्स इनिशियली नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर माइनस Q2 चार्ज था, तो ये माइनस Q2 चार्ज यहां से चार्ज पॉजिटिव चार्ज ले लेके पहले न्यूट्रल होगा बेटा, फिर यहां से और चार्ज लेता लेता प्लस Q2 हो जाएगा, Q4 हो जाएगा, ओके। और सिमिलर वे से इधर से चार्ज जाता जाएगा, इधर से पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर जाता जाएगा और फाइनली कैंसिल आउट होके इधर माइनस Q3 और यहाँ पे प्लस Q4। और इस वक्त ये दोनों कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल VV मेंटेन हो जाएगा।
ओके, अब आप बोल सकते हो चार्ज फ्लो ना बंद हो जाएगा। तो इनिशियली अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देखा जाए बेटा, इस सरफेस ने इस सरफेस को चार्ज दिया है, यहां से इसके पास चार्ज किया है, ठीक है। तो इन दोनों सरफेस का जो आपस में कनेक्ट किया है मैंने, ये वाले सरफेस को किसके साथ कनेक्ट किया है, इस नेगेटिव सरफेस के साथ। तो इनका दोनों का इनिशियल चार्ज क्या है, Q1 माइनस Q2, नेट चार्ज है ना बेटा। तो आपको पता है चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो जब आप यहाँ पे सम करोगे तो प्लस ऑफ माइनस Q2, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो नेगेटिव साइन मैग्नीट्यूड में इंक्लूड होता है, नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे, इसीलिए ये माइनस आ गया और यहाँ पे फाइनली नेगेटिव साइन आ गया। तो ये नेगेटिव साइन का डिफरेंस है, बाकी सब सेम रहेगा। तो इसे देखिए, जिन्होंने सही किया बेटा, इसका मतलब आपको कंसेप्ट समझ आ चुका है ये। ओके, जिनका अभी भी गलत है बेटा, वो देखिए कहां पे गलती कर रहे हैं। अगर अभी भी कोई दिक्कत है, प्लीज आप मेरे से कांटेक्ट करिए और फिर अपना डाउट क्लियर करिए। ओके, तो एक क्वेश्चन ये दिया था मैंने आपको, एक और क्वेश्चन दिया था मैंने आपको ये एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन दिया था, ठीक है। एक और क्वेश्चन था मैंने लास्ट क्लास में दिया था, मैंने बोला था हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है। हमारे पास क्या है, एक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है, ठीक है, जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। इस स्फेरिकल शेल में, यहां पे इस स्फेरिकल शेल में क्या किया है, यहां पे स्मॉल होल कर दिया है बेटा, ठीक है। यहां पे छोटा सा एक होल कर दिया है। अब आपने इस होल के आउटसाइड ए पॉइंट एंड जस्ट इनसाइड बी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, अगर आपने सोचा है सही है। यहां पे अब आपको बेटा देखो, ये अगर स्फेरिकल शेल है, कंडक्टर की दो प्रॉपर्टीज होती है, इसके ऊपर प्लस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। इसके किसी भी सरफेस के ऊपर अगर मैं यहां पे स्मॉल डीएस सरफेस कंसीडर करूं बेटा, इस स्मॉल डीएस सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस ऑफ एनी कंडक्टर इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आने वाली है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ओके, और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आने वाली है, जीरो। तो ये जो दो प्रॉपर्टीज यूज करनी है कंडक्टर की, इनसाइड इज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। क्लियर है, हर सरफेस की बात कर सकते हो, यहां पे आप छोटे छोटे डीएस सरफेस कंसीडर कर सकते हो। हर सरफेस के पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, नॉर्मल टू गिवन सरफेस होगा, कुछ ये होगा। तो ये आपको पढ़ा चुके हैं अब तक, ये आप कर चुके हो, इसको कोई अलग पार्ट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमारा क्वेश्चन आ जाता है बेटा, उन्होंने क्या किया, यहां से स्मॉल होल कर दिया। लेट्स से स्मॉल होल का जो सरफेस एरिया था वो स्मॉल डीएस था। अब एक मैं और चीज करने वाला हूं बेटा, अगर मेरे पास एक थिन डीएस सरफेस है, एक थिन डीएस सरफेस है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो आपको मालूम है इसके दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। नॉर्मली होता है कि नहीं होता, ठीक है, परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है कि नहीं होता, ठीक है। ये चीज आपने गॉस थ्योरम में की हुई है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द थिंग्स चार्ज प्लेट और सरफेस, ठीक है। स्मॉल डीएस सरफेस है, वो प्लेट हो, कर्व्ड हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपकी, ठीक है बेटा। तो अब अगर मैं इस स्फेरिकल कंडक्टर की बात करूं, तो मैंने इस स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर एक स्मॉल डीएस सरफेस कंसीडर कर लिया है। इस स्मॉल डीएस सरफेस की स्टडी करो, बाकी स्फीयर को मैं भूल गया अगर, ठीक है, बाकी सारे स्फीयर को फॉर द टाइम बिंग मैं भूल जाता हूं। जस्ट मेरे पास ये स्मॉल स्फीयर सरफेस है, तो इस स्मॉल सरफेस के इधर भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन होगा और इधर भी क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज, जस्ट मैंने इस डीएस सरफेस की स्टडी किया है, तो इस डीएस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, दोनों तरफ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। बट अगर इस सरफेस को भी कंसीडर किया जाए तो यहीं पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन और अंदर जीरो बन जाती है। तो इसका क्या मतलब है फिर बेटा, तो अब देखो बेटा क्या हो रहा है, अगर मैं कंप्लीट दूसरे सरफेस को कंसीडर कर रहा हूं, ये वाला सरफेस, ठीक है, इसके ऊपर मैं क्रॉस लगाता हूं, जिसको पहले मैं भूल गया था, ठीक है, उसको अब मैं कंसीडर कर रहा हूं, जिसके ऊपर क्रॉस लगा, इस सरफेस को अब मैं कंसीडर कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है बेटा, अगर इस डीएस सरफेस के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन है, इस पूरे सरफेस को, रिमेनिंग ऑफ द सरफेस को यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना क्रिएट करना पड़ेगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर ये इस तरफ क्रिएट कर रहा है, तो ये वाला सरफेस क्या है, बिल्कुल इसके सरफेस के नॉर्मल इनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा।
ताकि ये दोनों क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का वेक्टर सम क्या हो जाएगा, 0। ये चीज समझ आई कि नहीं है बेटा? ओके, मैंने आपको बताया ही है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होती है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। अगर ये स्मॉल ds सरफेस यहां पे इनसाइड इस डायरेक्शन में, ठीक है, टुवर्ड द सेंटर वाली तरफ क्या है, इनसाइड की तरफ, ठीक है, डायरेक्शन उसकी इनसाइड द स्फीयर है और मैग्नीट्यूड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो रिमेनिंग ऑफ द सरफेस को इस ds सरफेस के ऊपर टुवर्ड इट सरफेस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करनी पड़ेगी, ताकि इन दोनों का वेक्टर सम क्या हो जाए, E बाय 0। तो अब मैं आपको बेटा दिखा रहा हूं, ठीक है। अब आप फाइनली, ये मेरे पास स्फीयर है, इस स्फीयर के अंदर मैंने ये स्मॉल होल कर दिया है, ये स्मॉल ds होल कर दिया है हमने, ठीक है बेटा। तो अब हमें पता है ये जो रिमेनिंग सरफेस है, मैं क्रॉस लगा रहा हूं ताकि आप ऊपर वाली डायग्राम के साथ इसे चेक कर सको, ठीक है। तो ये जो क्रॉस वाला सरफेस है, इस सरफेस ने क्या किया है, इस होल के इधर इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड द सरफेस कितना क्रिएट किया है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। और नेचुरल सी बात है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में ऐसे ही कंसीडर करेगी, क्लियर है? आगे भी तो जाएगी, ऐसा थोड़ी यहां पे जाके रुक जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसी कंटिन्यूटी में होगी कि नहीं होगी? तो इसका मतलब है ये पूरा सरफेस जो है, रिमेनिंग सरफेस जो है, वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है बेटा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। और इस सरफेस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, इनसाइड भी और आउटसाइड भी। अब आप देख सकते हो रिमेनिंग सरफेस के कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन है और इसके कारण भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, इन दोनों को ऐड करोगे, आउटसाइड ऐड होके कितना बन जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, जो इसके साथ सही मैच कर रहा है। इसका मतलब सही है हमारी चीज। बाहर ये वाला सरफेस भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन क्रिएट करेगा और ये स्मॉल सरफेस भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन क्रिएट करेगा। बेटा इस सरफेस के ऊपर चार्ज कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है कि उसका नेट सम है स्मॉल ds सरफेस के ऊपर कितना हो जाए, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तो इसका मतलब है इस होल के जस्ट आउटसाइड एंड जस्ट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। और डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड, ठीक है, सेंटर से अवे जा रहा होगा एक तरह से, ठीक है। क्यों सेंटर से अवे क्यों जा रहा होगा, नेचुरली ज्यादा बेटा इसके सरफेस की क्या है बेटा, नॉर्मल है, तो ये सेंटर में से पास कर रहा होगा, है ना। तो इस सरफेस के सेंटर के अवे जा रही होगी और मैग्नीट्यूड कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, बोथ एट ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। क्योंकि यहां पे इस होल को निकाल दिया, इस सरफेस को निकाल दिया, तो इस सरफेस का इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट इस सरफेस का रह जाएगा बेटा, क्लियर है। तो इस सरफेस का जब रह जाएगा तो इस सरफेस का इफेक्ट क्या होगा, जितना इस स्मॉल ds सरफेस का था, ठीक है। तो इस ds सरफेस वाला निकाल दिया, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन में से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन माइनस कर दिया, तो क्या रह जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। और इनसाइड देखो 0 करना था बेटा, इस स्मॉल ds का सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन था, नेचुरल सी बात है इस सरफेस का भी क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। क्लियर है बेटा? तो एक ये क्वेश्चन था आपका, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें मैंने कंडक्टर में जो आपको करवाया था बेटा वही करवाया है, कंडक्टर वाला पार्ट ही क्लियर करवाया है और कुछ नहीं इसमें, ठीक है। ओके, यहां पे मैं आपके साथ एक और क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूंगा, ये ऑब्जेक्टिव में आ चुका है बेटा। हमें पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारे पास, है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अगर इसके ऊपर प्लस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है और इसके ऊपर माइनस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, ऐसे पोटेंशियल क्रिएट किया हुआ है, V पोटेंशियल क्रिएट किया हुआ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, बीच में डिस्टेंस है d और मीडियम एयर ही है। आपसे पूछा जाएगा ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है, फोर्स ऑन फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस भी लिख सकते हैं। पहले सरफेस के ऊपर कितनी फोर्स लग रही होगी बेटा, तो अब देखो बेटा जो फर्स्ट सरफेस है, यहां पे जो फर्स्ट सरफेस है, इस फर्स्ट सरफेस के ऊपर अगर मुझे फोर्स निकालना है तो यहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू जितना इस प्लेट के ऊपर चार्ज है Q, है ना, ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा। अब यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा कौन करेगा, इस सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा ये वाला सरफेस क्रिएट करेगा, इस सरफेस के नॉर्मल होगा और ये पैरेलल पड़े हुए हैं तो इसके भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पैरेलल होगी, है ना। और सॉरी ये नेगेटिव है तो एरो क्या हो जाएगा, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आने वाली है, इस तरफ होने वाली है, समझ आएगी नहीं बट। तो हमारे पास एक सरफेस है, फर्स्ट सरफेस है जिसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है और यहां पे इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ E है, नॉर्मल टू सरफेस है ना।
हर पॉइंट के ऊपर। तो अगर मैं यहाँ पे स्मॉल ds सरफेस कंसीडर कर लिया मैंने, इसके ऊपर क्या कर लिया मैंने, स्मॉल ds सरफेस कंसीडर कर लिया, तो स्मॉल ds सरफेस के ऊपर स्मॉल d चार्ज कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा इनटू ds। क्लियर है बेटा? ओके, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू होता है, तो इस ds सरफेस के ऊपर क्या फोर्स होगी, दैट विल बी इक्वल टू जितनी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इनटू ds। और यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की है वो इस सेकंड सरफेस ने क्रिएट की है, जस्ट सेकंड सरफेस ने। अब बहुत बच्चे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि गलत है। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बेटा इन दोनों के कारण इस रीजन के बिटवीन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। मुझे क्या करना है, इस सरफेस के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इस सरफेस के ऊपर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी के कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, सिर्फ इसके कारण होगी। तो इसके कारण कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एक सिंगल कंडक्टिंग प्लेट के कारण है ना, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, थिन कंडक्टिंग प्लेट है आपकी, थिन है, ओके, इनटू ds, सॉरी dq, और dq को क्या लिख सकते हो आप, सिग्मा इंटू ds लिख सकते हो। ओके, और यहां से क्या आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ds। ये ds के ऊपर फोर्स है, तो टोटल के लिए आप क्या कर दोगे, इसको बेटा इंटीग्रेट कर दोगे ना, और इंटीग्रेशन का मतलब है ये टोटल सरफेस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा, इसमें कोई और तो वेरिएबल नहीं, सिग्मा भी कांस्टेंट है, तो एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, इनटू क्या आ जाएगा ए क्या है, एरिया ऑफ प्लेट। तो हमारे पास फोर्स ऑन फ्लश प्लेट क्या आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। अगर सेकंड के ऊपर पूछ ले तो सेकंड के ऊपर भी यही होगा, बस डायरेक्शन डिफरेंट होगी, पहला सरफेस टुवर्ड सेकंड होगा, और ये वाला क्या होगा, इसको पॉजिटिव है ये तो अवे होगा। क्लियर है, जस्ट डायरेक्शन का डिफरेंस होने, सॉरी डायरेक्शन भी हमारी सेम ही आ जाएगी एक तरह से, क्लियर है, मैग्नीट्यूड भी सेम आ जाएगा। तो आप ऐसे इंडिविजुअली हमारे कैपेसिटर के जो 2 सरफेस होते हैं उनके ऊपर इंडिविजुअली अलग अलग सरफेस के ऊपर अगर फोर्स निकालनी है तो फिर आपको कुछ इस तरह से सोचना है बेटा। ओके, यहाँ पे जो गलती करते हैं हम लोग वो ये है कि हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लेट एंड दिस प्लेट, बट हमें इस प्लेट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिर्फ इसी प्लेट के कारण होगी, और इस प्लेट के कारण कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये क्वेश्चन बेटा है आपके पास, तो आप भी, मैं चाहता हूं आप ऐसे क्वेश्चंस ढूंढिए और डाउट्स पूछिए। ओके, तो ये बेटा था हमारे पास। अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला, दैट इज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे हम लोग। तो बेटा क्या होता है, कई बार हमारे पास लेट से कैपेसिटर ज्यादा कैपेसिटी का चाहिए, हमारे पास लेट से 10 माइक्रोफराड का चाहिए है ना, बट हमारे पास दो माइक्रोफराड के कैपेसिटर है, उनको आपस में सीरीज में जोड़े, कंबाइन करें, पैरेलल में कंबाइन करें ताकि 10 माइक्रोफराड का बन जाए, तो वो चीजें होती है कॉम्बिनेशन का, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में। तो आपने ये रेजिस्टर्स में पढ़ा होगा 10th क्लास में, सीरीज एंड पैरेलल वाला केस। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या रिजल्ट बनते हैं और क्या डिफरेंस है। सबसे पहले सीरीज में, तो सीरीज में क्या होता है बेटा, जैसे हमारे पास ये कैपेसिटर है C1, इस कैपेसिटर का एक सरफेस ये है, दूसरा सरफेस ये है, ठीक है, तो दूसरा कैपेसिटर इसके साथ ये कनेक्ट कर दिया और इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया बैटरी के थ्रू। ऐसे बैटरी से क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज आएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, माइनस क्यू चार्ज। इसके ऊपर माइनस क्यू है, देखो आपको अगर कैपेसिटर की नॉलेज है, आपको मालूम है यहाँ पे प्लस क्यू होता है, इसके इनर के ऊपर माइनस क्यू इंड्यूस होगा, आउटर के ऊपर जो प्लस क्यू होगा वो इधर चला जाएगा इसके ऊपर, और इसके क्या, इसके माइनस क्यू और प्लस क्यू यहाँ पे बैटरी के पास आ जाएगा। चाहे आपने अगर इसको अर्थिंग की हुई है, लो पोटेंशियल के साथ कनेक्ट किया हुआ है, अर्थ के अंदर चला जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने क्या दिखा है बेटा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज रिमेन सेम। ठीक है, चार्ज क्या रहेगा बेटा, सब कैपेसिटर्स के ऊपर सेम रहेगा, इसकी कैपेसिटेंस है C2। लेट्स से इसके क्रॉस पोटेंशियल V1 है, इसके क्रॉस पोटेंशियल क्या है बेटा, V2 है, तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, V हो जाएगा, तो V विल बी इक्वल टू क्या आने वाला है, V1 प्लस V2। V1 को क्या लिख सकते हो बेटा, चार्ज अपॉन कैपेसिटर अपॉन इट्स कैपेसिटेंस। ठीक है, Q इज इक्वल टू CV होता है कि नहीं होता बेटा, Q इज इक्वल टू हमने पढ़ा है ना CV, तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q बाय C। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, Q बाय C2। इसके ऊपर भी चार्ज Q है तो Q आ जाएगा,
और इक्विवेलेंट का मतलब होता है बेटा इन दोनों की जगह पे अगर एक ही कैपेसिटर लगाए इस बैटरी के क्रॉस, कुछ इस तरह से मैंने कैपेसिटर लगा दिया है सेम बैटरी के क्रॉस, वी पोटेंशियल वाली बैटरी क्रॉस, और इसके ऊपर भी कितना चार्ज आ जाए, क्यू चार्ज आ जाए, तो इसका क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट। तो V को ऐसे भी लिखा जा सकता है Q बाय C इक्विवेलेंट। यहां से Q Q कैंसिल आउट हो गए, 1 बाय C इक्विवेलेंट क्या आ गया बेटा, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। ठीक है, अब सब बच्चे ये बोले सर ये तो पैरेलल वाला केस होता है, वो रेजिस्टर की बात है बेटा। कैपेसिटर्स में क्या हो गया है, ये उल्टा हो गया है। कैपेसिटर्स में क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब सीरीज में होगी क्या होगी, 1 बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। और अगर आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 बाय C1 प्लस C2। ठीक है बेटा, ये रिजल्ट आप रेजिस्टेंस में भी निकालते हो। यहां पे +2 में भी सेम टॉपिक आएगा, तो वहां पे भी ऐसे ही करना है जैसे 10th में किया था। रजिस्टर में वो बेटा उल्टा हो जाता है काम। ठीक है, कैपेसिटर में जो रिजल्ट सीरीज के लिए आएगा, रजिस्टर में वो पैरेलल के लिए होता है। ठीक है, और अगर आपके पास n कैपेसिटर्स हैं यहाँ पे तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 प्लस 1 बाय C4 एंड सो ऑन टिल 1 बाय Cn। ऐसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल आएगा आपका। क्लियर है बेटा, तो जब सीरीज में होगा तो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा, 1 बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। ओके, तो यहां पे बेटा क्वेश्चंस आपको यही आ सकते हैं, बैटरी दे देंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ लेंगे, बैटरी की वैल्यू V की वैल्यू दे देंगे, चार्ज पूछ लेंगे कैपेसिटर्स के ऊपर। तो आपने बेटा जो क्वेश्चंस 10th में किए हैं वैसे सिंपल क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। यहां पे अब आपके सर्किट्स भी बनेंगे, वो कैसे बनते हैं मैं आपको आगे एग्जांपल्स देता हूं उनकी। तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन था बेटा। अब जो नेक्स्ट करने वाले हैं हम वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड है तो पैरेलल में क्या होता है बेटा, पैरेलल में दोनों कैपेसिटर्स के क्रॉस पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा बेटा। सेम रहने का मतलब है हमारा जो पहला कैपेसिटर C1 है उसको भी बैटरी के साथ डायरेक्टली कुछ इस तरह से जोड़ा जाएगा, और जो दूसरा कैपेसिटर है C2 उसको भी कुछ बैटरी के साथ ऐसे डायरेक्टली कनेक्ट किया। दोनों कैपेसिटर के दोनों सरफेस जो है बेटा आप देख सकते हो डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्टेड हैं। और पैरेलल सीरीज में क्या हुआ था, एक कैपेसिटर का बैटरी के साथ था, दूसरा सरफेस उसी कैपेसिटर का दूसरे कैपेसिटर के फर्स्ट सरफेस के साथ था। ओके, डिफरेंस क्लियर किए। अब अगर यहां से बैटरी से क्यू चार्ज आया भी है बेटा, ठीक है, अगर बैटरी से क्यू चार्ज आया है तो क्या होगा, लेट्स से प्लस Q1 माइनस Q1, इधर प्लस Q2 इधर माइनस Q1। ठीक है, इसके ऊपर प्लस Q हो गया माइनस Q। क्लियर है बेटा। देखो पोटेंशियल दोनों कैपेसिटर के क्रॉस क्या रहने वाला है, V रहने वाला है। तो Q बैटरी से जो चार्ज Q निकला है दैट विल बी इक्वल टू जो इन दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ना, इसको क्या लिख सकते हो C इंटू V, इसको क्या लिखा जा सकता है C1V, इसको क्या लिखा जाता है C2 इंटू V। V कैंसिल आउट हो गया तो C इक्विवेलेंट क्या आ गया बेटा आपके पास, दैट इज इक्वल टू C1 प्लस C। और अगर यहाँ पे n कैपेसिटर है तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन टिल Cn। क्लियर है बेटा। तो यहां पे आप देख सकते हो ये वाला रिजल्ट किसके लिए है, पैरेलल के लिए, और रेजिस्टर्स में ये वाला रिजल्ट किसके लिए होता है, सीरीज के लिए। रिजल्ट्स उल्टे हैं रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स के, ध्यान रखना है। क्वेश्चन अगर कैपेसिटर का है फॉर्मूला कैपेसिटर वाला लगाना है, अगर रेजिस्टर का है तो रेजिस्टर वाला लगाना है। सॉल्व करने के मेथड सेम होते हैं बेटा, वहां पे भी पैरेलल में हर एक कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल सेम रहेगा, और सीरीज में हर एक कैपेसिटर के क्रॉस करंट सेम रहता है, वहां पे यहाँ पे चार्ज सेम रहता है। ठीक है, तो देखो बेटा ये वाला पार्ट अगर आप यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ लोगे ना तो आपका जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, +2 का, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अभी तक हम लोग स्टैटिक करंट पढ़ रहे हैं, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। उसमें आपका जो रेजिस्टर का पार्ट है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, वो आपका बहुत हद तक यहीं पे क्लियर हो जाएगा। वहां पे जब आप करने लगोगे आपको बहुत इजी लगेगा पार्ट वहां पे। ओके, तो आप यहाँ पे सोच के समझ के इसे करिए। बस वहां पे कैपेसिटर में क्या होता है बेटा, चार्ज, और रेजिस्टर में क्या होता है, करंट। क्यू की जगह आई आ जाता है वहां पे। ठीक है, और यहाँ पे जो फॉर्मूला है हमारा क्यू इज इक्वल टू CV होता है, वहां पे फॉर्मूला क्या होगा, V इज इक्वल टू IR। ये रेजिस्टर्स के केस में है बेटा, ठीक है, ये क्या है, कैपेसिटर्स के केस में है। और एक चीज और बेटा, कैपेसिटर्स के केस में
सी इक्वलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2, ये कब होगा? पैरेलल। और 1 बाय सी इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2, ये कब होगा? सीरीज। ओके, और अगर आप रेजिस्टर की बात करोगे, रेजिस्टर में क्या होगा बेटा? R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये कब होगा? सीरीज। ठीक है, उल्टा है। ठीक है, आप ऐसे चार्ट अभी से बना के रख लो। 1 बाय R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, तो ये किसके में होगा बेटा? पैरेलल। ठीक है बेटा, तो ये पार्ट दोनों चैप्टर्स में है, फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स का सेम है, बस इसमें एक तो बेटा फॉर्मूलेज हमारे उल्टे हो गए हैं। ठीक है, और दूसरा वहां पे V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ जो है, ये आप 10th में पढ़ चुके हो, तभी अभी बता रहा हूं बेटा मैं। ठीक है, ये कोई नई चीज नहीं, आप बोलोगे सर पढ़ाया तो है नहीं, अभी कुछ करवाया नहीं, V और I और R के बारे में आप बता रहे हो। ये ओम्स लॉ है, बेसिक लॉ है, 10th में करके आओ, इसीलिए जस्ट इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने यहाँ पे। ओके, तो अगर आप यहाँ पे सीख लेते हो ना बेटा ये कैपेसिटर्स के सर्किट सॉल्व करना, तो आप रेजिस्टर्स के सर्किट भी बिल्कुल उसी बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा वन बाय वन। तो आपके साथ कुछ सर्किट्स डिस्कस करूंगा, तो आपका ये मतलब नहीं है कि ये सर्किट्स इतने ही हैं, और भी हैं, तो आप सभी ट्राई करो, डाउट्स हैं जो भी वो लिख आओ अपने पास। देखो बेटा मैं नॉर्मल सिंपल से सर्किट तो नहीं करवाऊंगा सर जी, 3 सर्किट अगर 3 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं फिर क्या होगा, 4 लगे हुए क्या होगा, तो ऐसा कुछ नहीं करवाने वाला मैं। आपको थोड़े से बेटा ट्रिकी से जो बनते हैं क्वेश्चन वो करवाता हूं। सबसे पहले मैं ये वाला क्वेश्चन करवाने लगा हूं आपको, एक सिंपल सा कुछ इस तरह से है कैपेसिटर, आपको बताऊंगा ट्राई कैसे करना है इसे। ठीक है, कहां से सोचना स्टार्ट करना है। लेट्स से ये सर्किट है आपके ऐसे ए और बी, कई बार ऐसे ए और बी भी लिखा होता है, कई बार कुछ इस तरह से ऐसे यहाँ पे बैटरी लगा देते हैं, तो मतलब सेम ही है बेटा इसका भी। तो आपको क्वेश्चन हमेशा लिखा होगा फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, इन सब की कैपेसिटेंस लेट से आपको सी 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 दे रखी है। तो आपने कैसे स्टार्ट करना है ऐसे क्वेश्चन को बेटा, देखो सबसे पहले देखो अगर यहां पे पोटेंशियल V है, यहां से मैं चला, इस कैपेसिटर के क्रॉस कुछ ड्रॉप होगा कि नहीं होगा, और यहां पे जितना यहां पे उतना यहां पे नहीं होगा। मतलब अगर मैं यहां पे A लेट कर लेता हूं, यहां पे मुझे कुछ और लेट करना पड़ेगा, लेट से X लेट कर लेते हैं। क्लियर है? अब यहां पे B है, देखो ये लाइन में कोई कैपेसिटर नहीं, कोई ड्रॉप नहीं हुआ, यहां पे भी क्या होगा, B होगा बेटा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो यहां पे X है, ये कैपेसिटर आ गया, यहां पे लेट कर लेते हैं, ये Y हो जाएगा, यहां से चला यहां पे Z हो जाएगा। तो सबसे पहले ऐसे पॉइंट्स मार्क करो आप लोग, ये सबसे इजीएस्ट वे होता है। अब इन पॉइंट्स में सबसे पहले अपने पॉइंट्स ढूंढने नॉन जंक्शन पॉइंट्स। नॉन जंक्शन पॉइंट क्या होता है बेटा, जैसे ये पॉइंट देखो, यहां पे लेट्स से एक वायर आ रही है, 2 जा रही है, तो दिस इज अ जंक्शन पॉइंट। बट इस पॉइंट को देखो, यहाँ पे एक ही आ रही है और एक ही वायर जा रही है, इसका मतलब दिस इज अ नॉन जंक्शन पॉइंट। एक नॉन जंक्शन पॉइंट ये वाला रहा आपके पास, एक नॉन जंक्शन पॉइंट ये वाला रहा। तो सबसे पहले नॉन जंक्शन पॉइंट ढूंढने आपने सर्किट में, और नॉन जंक्शन पॉइंट के आसपास जो भी कैपेसिटर है वो सारे सीरीज में होने वाले हैं। वो क्यों? तो बेटा अगर यहां पे मैं लेट कर लेता हूं प्लस Q1 चार्ज आ गया, इसके ऊपर माइनस Q1, यहां से प्लस Q, इसके पास पहुंच गया प्लस Q, यहां पे माइनस Q1। ठीक है, यहां से फिर प्लस Q1 निकला, प्लस Q1 माइनस Q1, कुछ ऐसे हो जाएगा। तो तीनों कैपेसिटर्स के ऊपर चार्ज सेम है, एक ही लाइन में है, बिटवीन नॉन जंक्शन पॉइंट्स है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तीनों कैपेसिटर्स आपस में क्या है, सीरीज में है बेटा। ये क्या है, सीरीज में। मैं आपको बता रहा हूं सर्किट सॉल्व कैसे करना है। अगर आप सीधा नहीं सोच सकते बेटा इसमें ये और ये पैरेलल में है, ये तीनों सीरीज में है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है आपने। जब ऐसे कॉम्प्लेक्स सा सर्किट बना दे तो आप ऐसे पॉइंट्स मार्क करो बेटा, जैसे मैंने ABCDY कुछ भी लिख सकते हो, XYZ लिखा हुआ है। सबसे पहले आप ऐसे पॉइंट्स, फिर इन पॉइंट्स में ढूंढो कि नॉन जंक्शन पॉइंट है कि नहीं है। नॉन जंक्शन पॉइंट मिल गए तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होगा फिर क्या होगा वो अभी देखो। तो अब ये सर्किट क्या रहेगा, ये C है, ये C है, ये A है, ये B है, ये B है, यहां पे मैंने X पॉइंट लिया। देखो बेटा इन तीनों का इक्विवेलेंट क्या देगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C। जब सॉल्व करोगे तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, C/3। क्लियर बेटा, आपने सॉल्व करके देखना।
तो x एंड b इन तीनों को बेटा हटा के हम इन तीनों की जगह पे क्या लिख देंगे, इनका इक्विवेलेंट लिख देंगे c/3। सर्किट हमारे पास ये रहेगा कि नहीं रहेगा बेटा, ये x पॉइंट है, ये भी x पॉइंट बन जाएगा, ये b पॉइंट है तो ये b पॉइंट। अब देखो बेटा यहां पे क्या है, ये इनको नॉन जंक्शन पॉइंट नहीं बोलेंगे अभी, ठीक है, क्योंकि ये तो बेटा एक ऐसे ही पॉइंट है आपके पास, ये ऐसे भी जोड़ सकते हो कि नहीं जोड़ सकते, जरूर थोड़ी ऐसे घुमाना है आपने, ठीक है। तो अब क्या है बेटा, अब आपके पास नॉन जंक्शन पॉइंट नहीं है कोई, अब आपने वो कैपेसिटर्स ढूंढने हैं, अगर आपको नॉन जंक्शन पॉइंट नहीं मिले फिर आपने वो कैपेसिटर्स ढूंढने हैं जो दो सेम पॉइंट्स के बीच में, देखो ये वाला कैपेसिटर x एंड b के बीच में है, ये वाला कैपेसिटर भी क्या है बेटा, x एंड b के बीच में है, तो इसका मतलब है जितना पोटेंशियल इस कैपेसिटर के क्रॉस है उतना ही पोटेंशियल इस कैपेसिटर के क्रॉस है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में पैरेलल में। तो अब इन्हें सॉल्व कर लिया बेटा, ये c है, ये c/3 है, तो c प्लस c/3 कितना हो जाएगा, 4c प्लस c/3 कितना हो जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो गया 4c/3 हो गया। तो अब आपने क्या करना है, यही आपका अब सर्किट क्या बन जाएगा, a पॉइंट कैपेसिटर c, फिर x पॉइंट है, फिर इधर से b पॉइंट था, तो बेटा x एंड b पॉइंट सॉल्व हो गए। अब आपके x एंड b के बीच में आपने क्या लगाना है, 4c/3, इनका इक्विवेलेंट आ गया कि नहीं आ गया, x एंड b के बीच का इक्विवेलेंट आ गया, तो x एंड b के बीच में क्या आ जाएगा 4c/3। आपने a एंड b के बीच में निकालना है, तो अब देखो बेटा a एंड b के बीच का मतलब होता है, a एंड b के बीच का इक्विवेलेंट का मतलब होता है यहाँ पे बैटरी लगी है कुछ इस तरह से, ओके, आप इमेजिन कर सकते हो जैसे बैटरी a एंड b के बीच में लगी है कुछ इस तरह से। तो अब आप देखो बेटा a से b, b से ये कुछ जा रहा है, तो ये दोनों अब आपको सिंपल नजर आ रहे हैं, ये दोनों आपस में क्या है बेटा सीरीज में, इनका इक्विवेलेंट निकालोगे, ठीक है, c एंड 4c/3 का सीरीज वाला केस लगा के 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 का मतलब c प्लस 1/c2, c2 का मतलब 4c/3। अब आपने इसे सॉल्व करना है बेटा, और कुछ नहीं करना, यहां से आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, क्लियर है बेटा। तो अब आप देखो बेटा इस सर्किट को मैंने कैसे सॉल्व किया है, ठीक है, ये डायरेक्टली नहीं कर सकोगे आप लोग कि सब जा तो सीरीज में होंगे या सारे पैरेलल में होंगे, ऐसे कभी भी नहीं होता, ठीक है, इतना सिंपल 10th में आते हैं आपको क्वेश्चन, +2 में नहीं आएंगे, जहां सारे सीरीज वाले लगा देंगे या सारे पैरेलल वाले लगा देंगे और कुछ नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को कुछ इस तरह से करना है, ठीक है। ये पॉइंट्स जो मैंने मार्क किए हैं ना बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होने देगा। मैं आपको एक और क्वेश्चन करके देता हूं, लेट्स सी, मैं वही चाहूंगा सबसे पहले जितने भी मैं क्वेश्चंस ट्राई कर रहा हूं बेटा, आप क्वेश्चंस को पहले खुद ट्राई करिए और फिर सॉल्यूशन को देखिए, ओके। जैसे ये क्वेश्चन है अब आपके पास, ए पॉइंट, एक कैपेसिटर C एंड B, ठीक है, आपसे पूछा जाए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, तो फटाफट बोल दोगे जी C/3 हो जाएगा, तीनों क्या है सीरीज में है, पैरेलल में तो नहीं ना हो सकते। अब अगर उन्होंने एक चीज कर दी बेटा, वायर्स को कुछ इस तरह से जोड़ दिया, इन्हें बोलते हैं शॉर्ट सर्किट कर दिया, ठीक है, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ शॉर्ट सर्किट करने का मतलब है डायरेक्ट वायर के साथ जोड़ दिया है, क्लियर है, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ शॉर्ट सर्किट कर दिया है। नाउ सेम क्वेश्चन, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। तो अब क्या सीरीज में है, क्या पैरेलल में है, या क्या कुछ सीरीज में कुछ पैरेलल में, जैसे अभी किया है। तो फिर से देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए फिर से वही मेथड, यहां पे बेटा A पॉइंट है, तो यहां से लेके यहां तक यहां पे भी E हो जाएगा, और यहां पे भी क्या हो जाएगा बेटा E, यहां पे B, ठीक है, ये मैं A B क्या बोल रहा हूं, मतलब मैं लेट कर रहा हूं, यहाँ पे पोटेंशियल B वोल्ट है से, तो यहाँ पे भी B वोल्ट होगा, क्यों बेटा, क्योंकि रास्ते में कहीं ड्रॉप ही नहीं हुआ, पोटेंशियल चेंज तो तभी आएगा ना अगर ड्रॉप होगा, वायर में नहीं ड्रॉप होता, ड्रॉप कब होगा अगर कैपेसिटर आएगा रास्ते में या रेजिस्टर आएगा, तो यहाँ पे भी B है बेटा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा B हो जाएगा, ओके। तीनों कैपेसिटर्स देखो बेटा, तीनों कैपेसिटर्स के क्रॉस पोटेंशियल क्या है, A एंड B, A एंड B, A एंड B, तो तीनों कैपेसिटर्स क्या है बेटा, A एंड B पॉइंट के क्रॉस लगे हुए हैं, तीनों कैपेसिटर्स क्या है, A एंड B पॉइंट के बीच में लगे हुए हैं कुछ इस तरह से, इसका मतलब तीनों कैपेसिटर्स क्या है यहाँ पे पैरेलल में है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, C प्लस C प्लस C 3C, क्लियर है बेटा। तो ये शॉर्ट सर्किटिंग करने की वजह से क्या हुआ है, तीनों कैपेसिटर्स जब आपके एक लाइन में लगे हुए थे, ये सीरीज में थे, बट ये वायर्स एक्स्ट्रा लगाने से शॉर्ट सर्किट कर दिया उन्होंने, और इस वजह से तीनों कैपेसिटर्स क्या हो गए हैं, पैरेलल में हो गया। कैसे पता चला बेटा, मैंने फिर से वही तीनों कैपेसिटर्स के
साइड में दोनों सरफेस कौन से पॉइंट के साथ जुड़े हुए हैं वो फाइंड आउट कर लिए। तो बेटा ये पॉइंट ए है, तो यहां पे भी ये लिखना पड़ेगा क्योंकि रास्ते में कहीं पे भी कैपेसिटर नहीं आ रहा, कहीं पे भी कोई ड्रॉप नहीं हो रहा, तो जितना पोटेंशियल इस ए पॉइंट पे है उतना ही इस पॉइंट पे होगा, मतलब इसे भी ए पॉइंट ही मान लेते हैं। ओके, ऐसे ही ये बी है तो ये भी बी हो जाता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट का मतलब ही होता है बेटा जिन दो पॉइंट्स को शॉर्ट किया है उन दोनों के बीच में पोटेंशियल सेम कर दिया आपने एक तरह से। क्लियर है बेटा? तो ये क्वेश्चन ये था आपके पास। ओके, ऐसे और भी क्वेश्चंस है बेटा, रेजिस्टर वाले में भी है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस यहां पे करेंगे तो वो रेजिस्टर वाले में नहीं करेंगे, जो रेजिस्टर वाले में करेंगे वैसा ही कॉम्बिनेशन आप यहां पे भी बना सकते हैं, तो वो वहां पे नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, तो ऐसा ना डबल डबल काम नहीं करना है, बस आपको मेथड पता होना चाहिए बेटा, तरीका जो मेथड है। जैसे देखो अभी मैंने पॉइंट मार करके दिखाया, सेम चीज आपने रजिस्टर में भी कर सकते हो, आप लोग सेम चीज करनी भी है रजिस्टर में भी, सेम मेथड सेम टेक्निक लगानी है, वहां पे भी आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल पाओगे। क्लियर है? मैं रजिस्टर साथ में इसीलिए करवा रहा हूं ताकि नेक्स्ट चैप्टर में ना करना पड़े हमें डिटेल में। ठीक है, ऐसा करेंगे रजिस्टर वाले पार्ट में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा सर्किट्स कर लेंगे जो यहां नहीं डिस्कस करेंगे। ओके, बट दोनों के सर्किट्स का बेटा जो नेटवर्क है बिल्कुल सेम हो सकता है, बस कैपेसिटर लगे होंगे यहाँ पे, वहां पे रेजिस्टर लगेंगे, तो रेजिस्टर वाले में कैपेसिटर भी लगा सकते हैं, वो कैपेसिटर वाले में रेजिस्टर लगा के भी दे सकते हैं, बट उस नेटवर्क को सॉल्व करने का मेथड एक ही है दोनों जगहों पे। ठीक है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जस्ट यहाँ पे फॉर्मूला का डिफरेंस रहता है बेटा। क्लियर? अच्छा, यहां पे एक और चीज स्पेशल करवाना चाहूंगा मैं, ये रेजिस्टर वाले में भी करेंगे हम लोग, ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। एक सर्किट होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, इस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है बेटा, ये कुछ इस तरह का सर्किट बनता है। ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4। ओके, और एक यहां पे कैपेसिटर लगा हुआ है C5। ओके, अब आपसे जो पूछा जाता है क्वेश्चन फिर से वही है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट। ये ऐसा नेटवर्क बना रखा है, कैपेसिटर्स का कुछ इस तरह से नेटवर्क बना रखा है और ए एंड बी पॉइंट गिवन है, आपसे पूछ लेते हैं व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट। इस सर्किट को बोलते हैं बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज, इस नेटवर्क को क्या बोल देते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर यहाँ पे रेजिस्टर लगे हुए उसको भी व्हीटस्टोन ब्रिज बोल देते हैं। यहाँ पे क्या है बेटा, देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, मेथड क्या है, तो इसमें सीरीज पैरेलल का ऐसा कुछ नहीं पता चलने वाला हमें। देखो ये पॉइंट ए है बेटा, अगर तो इसे ए नहीं बोल सकते, इसे सी बोलना पड़ेगा। सिमिलरली ये बी है, इसे डी बोलना पड़ेगा। तो पॉइंट्स डिफरेंट है सारे बेटा, ये आपस में आप बोल दो सर ये सी पॉइंट है, ये क्या है सी एंड डी के बीच में, C5 क्या है सी एंड डी के बीच में, ये क्या है सी एंड ए के बीच में। सब कैपेसिटर्स डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में, मतलब कोई भी पैरेलल में नहीं है। नॉन जंक्शन पॉइंट दिख नहीं रहा, मतलब कोई सीरीज में भी नहीं है, तो इसे सॉल्व करने का कोई मेथड नहीं है डायरेक्ट। तो इसे क्या करें, यहां पे बेटा एक स्पेशल सर्किट बनता है। अगर यहां पे गिवन हो जब कुछ ऐसा बन रहा हो, इफ रेशियो ऑफ C1/C2 इज इक्वल्स टू C3/C4, अगर ये रेशियो सेम हो तो फिर बोलते हैं इसे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसे क्या बोल देते हैं बेटा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ध्यान रखना है आपने, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब होगा, जब इन दोनों की रेशियो क्या होगी, इनके बराबर होने वाली है। ठीक है, ध्यान रखना ध्यान रखना इस चीज का बेटा, इसकी C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4 बन रहा है, तो ये क्या है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है प्लीज आपने। ओके, और अगर ये चीज है तो इसका मतलब है C5 जो कैपेसिटर है, देन चार्ज ऑन C5 इज 0। इसके ऊपर चार्ज क्या होगा बेटा, यहां पे चार्ज क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब इस कैपेसिटर का यहां पे होना ना होना एक मात्र है, क्योंकि बेटा इसके ऊपर चार्ज ही नहीं है, मतलब इधर कोई कैपेसिटर, इधर क्या है बेटा, कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब ये दोनों पॉइंट्स क्या है, सेम पोटेंशियल पे है। देखो बेटा इसके ऊपर चार्ज 0 है ना, क्या वो इक्वल टू CV होता है कि नहीं होता। अगर ये 0 है तो ये भी V भी 0 हो जाएगा, मतलब इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0। पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, मतलब ये पॉइंट जितने पोटेंशियल पे होगा उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट के ऊपर है, तो C एंड D के ऊपर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। तो चार्ज ऑन C5 इज 0 एंड पोटेंशियल एट C इज इक्वल टू पोटेंशियल एट D, आप ऐसे लिख सकते हो। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है बेटा, और वाइस वर्सा
इज ऑल्सो ट्रू, वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू का मतलब क्या है कि अगर आपको रेशो ये इक्वल नहीं दे रखी, आपको दे रखा है इसके ऊपर चार्ज 0 है, जहां दे रखा है ये पोटेंशियल सेम है, तो इसका मतलब इनकी रेशो क्या होनी चाहिए बेटा, यहाँ पे सेम होनी चाहिए। क्लियर है? तो अगर आपको बेटा ऐसा सर्किट है, मतलब जो व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट बना हुआ है, उसमें इस कैपेसिटर के साथ रेशो जो बन रही है दैट इज इक्वल टू इन दोनों कैपेसिटर्स की रेशो, देन ये जो बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है सी एंड डी पॉइंट के बीच में, ठीक है, सी एंड डी पॉइंट के बीच में, उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, सी हो। ध्यान रखना है बेटा, ए एंड बी पॉइंट कौन से हैं, जिनके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है, या फिर ए एंड बी के बीच में आप ऐसे बोल सकते हो जैसे बैटरी लगी हुई। ध्यान रखना है ये चीज का। वाइस वर्सा ट्रू का मतलब क्या है, इसका उल्टा। अगर आपको ये दे रखा है इसके ऊपर चार्ज 0 है, तो मतलब इनकी रेशियो बराबर होने वाली है, इक्वल होने वाली है, C1/C2 इज इक्वल्स टू C3/C4। वो बेटा देखो आप C3 को इधर भी लिख सकते हो, ये चीज आप अपने मैथमेटिक्स है आपका, आपको ये पहले किया हुआ है आपने 10th तक, ये बेसिक्स है आपके, तो इतना मैं वो नहीं बताऊंगा। जस्ट ध्यान रखिए व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, ऐसा सर्किट होता है, और ये बैलेंस्ड कब हो जाता है, जब ये बीच वाले के ऊपर चार्ज 0 हो, या फिर इनकी रेशो क्या हो बेटा, सेम हो। ठीक है, तो बेटा देखो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बनते ही क्या हो जाएगा, आपका ये सर्किट ऐसे बन जाएगा। ये सर्किट क्या हो गया बेटा, कुछ इस तरह से बन गया। ये ए पॉइंट था, ये हमारा बी पॉइंट था, बीच वाला ये पॉइंट सी है, तो ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा आपके पास। सिंपल सी चीज है बेटा, ये जो बीच वाला कैपेसिटर है, जब उसके पास चार्ज जा ही नहीं रहा, मतलब इस लाइन को आप निकाल भी दोगे तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है बेटा, इस लाइन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है एक तरह से। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे शॉर्ट नहीं किए हुए बेटा, यहाँ पे पोटेंशियल सेम हो गया है, सी हो गया है, शॉर्ट नहीं किए, ध्यान रखना आपने, सिंपल सी बात है, पोटेंशियल सेम हो गया किसी कारणवश एक तरह से। ठीक है, चलो ये देखो सीधा नहीं, वायर सीधी नहीं लगाई उन्होंने, ये कैपेसिटर लगा हुआ था बीच में पहले। बेटा देखो दोबारा से बता देता हूं, आप बोलोगे सर अभी पोटेंशियल सेम कैसे हो गया, क्या है बेटा, यहाँ पे पोटेंशियल सेम इसलिए हुआ है क्योंकि इस लाइन में कोई चार्ज ही नहीं फ्लो हुआ है, इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ, मतलब जितना पोटेंशियल यहाँ पे होगा उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट के ऊपर होगा। क्लियर है बेटा? ओके, ये शॉर्ट होने की वजह से नहीं बोल सकते आपकी जी, शॉर्ट कब होगा, जब सीधी वायर लगी होगी आपकी। क्लियर है? यहाँ पे इस लाइन में क्या है बेटा, चार्ज ही नहीं फ्लो हुआ, इस वजह से पोटेंशियल सेम हो गया है आपका। क्लियर है? उन्होंने शॉर्ट नहीं किया था सी एंड डी पॉइंट को, सी एंड डी के बीच में कैपेसिटर लगा हुआ था, बट यहाँ पे इनकी रेशो होने के कारण यहाँ पे चार्ज इस तरह से फ्लो होगा कि बीच वाली लाइन में चार्ज फ्लो ही नहीं होगा, तो मतलब बीच वाली लाइन लगी हो ना लगी हो एक ही चीज है। तो अब आपका क्लियर हो गया बेटा, देखो सी पॉइंट ये वाला और ये वाला दोनों पॉइंट्स क्या है बेटा, नॉन जंक्शन है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, सीरीज, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सीरीज में, और इनका कॉम्बिनेशन आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल में। अब आप आगे सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट है व्हीटस्टोन ब्रिज, तो इसको प्लीज आपने रेजिस्टर्स में भी याद रखना है, वहां पे दोबारा नहीं करवाया जाएगा, तो आपने वहां पे भी ऐसे ही करना है। तो जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन आए, सबसे पहले चेक करो वो बैलेंस्ड है कि नहीं है। अगर वो बैलेंस्ड है ना बेटा, तो फिर आपने बीच वाले रेजिस्टर कैपेसिटर को उठा देना है, जब रेजिस्टर होगा तो रेजिस्टर को उठा देना है, फिर ये बन जाएगा ऊपर वाले दो सीरीज में, नीचे वाले दो सीरीज में, और आपस में ये क्या आ जाएंगे, पैरेलल में। अगर ये बैलेंस्ड ना हो तो क्या होगा, ठीक है, इसको सिखाएंगे रेजिस्टर्स में आपको। ठीक है, अभी जस्ट देखो ये नई चीज है आपके लिए। ठीक है, अभी इसे पढ़ो, सिर्फ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को पढ़ो। अभी अगर ये रेशो सेम ना हो फिर कैसे करेंगे, तो ये वाला रेजिस्टर्स में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, रेजिस्टर्स में बैलेंस्ड वाला नहीं डिस्कस करेंगे, अनबैलेंस्ड वाला डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटा, मैंने आपको बता ही दिया है, नेटवर्क्स को सॉल्व करने का मेथड सेम रहता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा कर लेंगे जो दोनों में, यहां पे भी कर रहे हैं वहां पे भी कर रहे हैं, ताकि आप कंपेयर कर सको कि कितना सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। ओके, तो वहां पे अनबैलेंस्ड वाला करेंगे, सेम मेथड से आप कैपेसिटेंस वाला भी कर सकते हो। ठीक है, ये बेटा ज्यादातर ऑब्जेक्टिव पॉइंट है उससे इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव में बहुत कम चांसेस है आपको इसका क्वेश्चन आ जाए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का, बट देखो नॉर्मल कैपेसिटर्स वाला तो आ सकता है आपको। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको करना है आपने घर पे, ये वाले क्वेश्चन को। आपके पास कुछ ऐसे कैपेसिटर दे रखा है सी, अब देखो बेटा ये ए पॉइंट है, ये है आपका बी पॉइंट। पहले यहां पे उन्होंने शॉर्ट किया था ना, अब शॉर्ट नहीं किया उन्होंने, कुछ ऐसे कर दिया, ये बी सी है,
और ये करते हैं कुछ इस तरह से, यहां पे भी कैपेसिटर लगाते हैं सी। तो अब तो नहीं आप बोल सकते ये वाले पॉइंट शॉर्ट हुए हैं, ओके। यहां पे अगर पोटेंशियल ए है, ठीक है बेटा, तो यहां पे ए नहीं होगा, यहां पे कोई और पॉइंट बनाना पड़ेगा, एक्स लिखना पड़ेगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे बी पोटेंशियल है तो यहाँ पे कैपेसिटर आ गया, तो यहाँ पे बी पॉइंट नहीं लिख सकते, यहाँ पे वाई पॉइंट लिखना। तो अब तो नहीं है तीनों पैरेलल में ना। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो ये आपका एक तरह से होमवर्क ही है, इसे सॉल्व करके देखिए बेटा इस क्वेश्चन को। क्लियर है? ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। यहां पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं, अब एक दो क्वेश्चंस मैं और करना चाहूंगा आपके साथ, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन ये है, आपको क्वेश्चन दे रखा है, वो कह रहे हैं कि कुछ इस तरह से, वो कह रहे हैं कि 4 पैरेलल प्लेट्स हैं, 4 पैरेलल प्लेट्स हैं, चारों के बीच का डिस्टेंस d है, चारों का एरिया ए है, चारों का एरिया ए है, बीच में सबके एयर है बेटा, ओके। बीच में सबके क्या है, एयर है, ओके। और उन्होंने क्या किया है, इसको ए के साथ ज्वाइन कर दिया है और इसको ज्वाइन कर दिया है बी पॉइंट के साथ। एंड दे आर सेइंग फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट। ए एंड बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यहां पे आपको कैपेसिटर नहीं बना के दे रखे, यहां पे क्या बेटा, सरफेसेस पड़े हुए हैं, 4 पैरेलल सरफेस पड़े हुए हैं जिनके बीच में डिस्टेंस डी है और सबका एरिया क्या है, सरफेस एरिया क्या है, ए है बेटा। जो फर्स्ट वाली प्लेट है वो ए के पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, ये बी टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। तो आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, आपको मालूम ही है ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालने का मतलब ए एंड बी के बीच में कुछ इस तरह से बैठने दे। आप पॉजिटिव नेगेटिव किसी को भी कंसिडर कर सकते हो बेटा। अगर ये पॉजिटिव प्लेट है, लेट्स से यहां से प्लस क्यू चार्ज गया, तो इस प्लेट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज आ गया, तो इसके ऊपर इधर माइनस क्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और इस प्लेट के दूसरी तरफ क्या इंड्यूस हो जाएगा, प्लस क्यू, ठीक है। इस प्लेट की किसी की अर्थिंग नहीं की हुई, तो अर्थिंग नहीं की हुई, ये प्लस क्यू क्या कर देगा, इसके ऊपर इधर माइनस क्यू और इधर क्या कर देगा, प्लस क्यू, ठीक है बेटा। और सिमिलरली इस प्लेट के ऊपर इधर क्या कर देगा, माइनस क्यू, और जो दूसरी तरफ प्लस क्यू आएगा वो फ्लो के इधर बैटरी में चला जाएगा। सर्किट बना दिखा कि नहीं दिखा आपको। तो तीनों यहां पे कितने कैपेसिटर बन गए, एक सरफेस बना के एक कैपेसिटर बना रहा है, ये दोनों मिलके एक कैपेसिटर बना रहे हैं, ऐसे ही ये दोनों मिलके एक कैपेसिटर बना रहे हैं। तो यहां पे 3 कैपेसिटर्स है, तीनों कैपेसिटर्स के सरफेस आपस में क्या है बेटा, ठीक है, कनेक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा। देखो मैं आपको बता रहा हूं, C1 कैपेसिटर है, C1 कैपेसिटर जो है उसका एक सरफेस किसके साथ कनेक्टेड है, पॉइंट ए के साथ कनेक्टेड है। जो हमारा C1 कैपेसिटर है उसका एक सरफेस किस पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, ए के साथ, और उसका जो दूसरा सरफेस है वो C2 के कैपेसिटर के साथ कॉमन है कि नहीं है। मतलब ये जो सरफेस है, इस सरफेस को उन्होंने C2 कैपेसिटर के साथ क्या है, कॉमन है कि नहीं है। C2 का जो कैपेसिटर का सरफेस है दूसरे वाला, वो C3 के साथ कॉमन में है कि नहीं है। और C3 का जो दूसरा सरफेस बन रहा है वो किस पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, बी पॉइंट के साथ कनेक्टेड। तो ये तीनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए कि नहीं हो गए। तो इनका C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। एंड सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा बेटा, देखो 1 बाय सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। तीनों सीरीज में है तो सी इक्विवेलेंट क्या आ गया, C/3, मतलब ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3D। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो यहां पे क्या है, ऐसे सरफेसेस दिए हुए हैं, ठीक है बेटा। इन सरफेसेस का देखो कैपेसिटर कैसे बनाया मैंने, C1 C2 C3, ठीक है। कैसे पता चला सीरीज में है, मैंने इनके सरफेसेस को ज्वाइन करके देखा किन किन पॉइंट्स के साथ जुड़े हुए हैं। क्लियर है बेटा। ओके, एक और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं आपको, और क्लैरिटी आएगी उसमें आपको। लेट्स से एक सरफेस ये रहा, अब मैं सिर्फ लाइन सी ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, प्रॉपर सरफेस नहीं आपको। ये दूसरा सरफेस है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ठीक है। तो बेटा अब इस कैपेसिटर में क्या कर रहे हैं हम लोग, हमारे पास फिर से 4 सरफेसेस हैं, चारों सरफेस का बेटा एरिया ए है पहले की तरह, बीच में डिस्टेंस डी है। ये पहला सरफेस है, ए पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, ओके। और एक और चीज की, अब ये जो तीसरा सरफेस है, ये दोनों सरफेसेस को मैंने क्या कर दिया, ए पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया। ऐसे ही इन दोनों सरफेस को मैंने क्या किया, बी पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया।
नाउ सेम क्वेश्चन इज फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट। अब इसे कैसे करोगे? फिर से बेटा इसका मतलब क्या है, ए एंड बी के बीच में कुछ इस तरह से बैटरी लगी हुई है हमारी, ठीक है। यहां से प्लस क्यू चार्ज किया, तो अब ये प्लस क्यू चार्ज जब आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे बेटा, इन दोनों सरफेस के पास पहुंचेगा कि सिर्फ ऊपर वाले का? नेचुरल सी बात है, ये दोनों सरफेस क्या है बेटा, इस बैटरी के पास पहुंचे, तो इन दोनों सरफेस के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज पहुंचेगा बेटा, ओके। तो अब इस सरफेस के ऊपर पॉजिटिव है, इसके इस सरफेस के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब वो देख भी सकते हो, इधर से क्या आएगा, इस बैटरी के पास से नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहां से नेगेटिव आएगा, ओके। और जो दूसरी तरफ पॉजिटिव इंड्यूस्ड होगा वो बैटरी के सरफेस में चला जाएगा। क्लियर है बेटा, ये एक चीज बन गया। अब सिमिलरली इधर भी देखो, इस बैटरी से इधर भी क्या होगा, ये इसके इधर भी पॉजिटिव होगा, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, इधर वाला पॉजिटिव इस तरफ चला जाएगा। ये मैंने आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई है बेटा। यहाँ पे क्या हुआ है, दोबारा से देखिए आप, क्या हुआ है, इस बैटरी से पॉजिटिव चार्ज गया, वो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, एक इस सरफेस के पास पहुंचेगा, एक इस सरफेस के पास पहुंचेगा। ऐसा क्यों हुआ है बेटा, क्योंकि ये दोनों सरफेस जो है हमारे क्या है, ये दोनों सरफेस हमारे ए पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, मतलब बैटरी के हाई टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। ऐसे ही ये वाले सरफेस दोनों क्या है, बैटरी के नेगेटिव, तो इन दोनों के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा बेटा, ओके। तो अभी आपने कुछ ऐसे बना लिया यहाँ पे। तो अब देखते हैं कैपेसिटर्स कैसे बनेंगे यहाँ पे। एक चीज और है, देखो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव है, तो इसके इधर नेगेटिव इंड्यूस्ड हुआ है, इधर भी आप नेगेटिव लिख सकते हो, क्योंकि ये नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। यहाँ का पॉजिटिव बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के अंदर चला जाएगा, इधर भी पॉजिटिव आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव हो गया। अब आप देख सकते हो बैटरी के अंदर से, लेट से इधर से +3 क्यों चार्ज गया है, तो प्लस क्यों 2 क्यों इसके ऊपर चला गया, ऐसे ही -2 क्यों इधर और माइनस क्यों यहाँ पे आ गया। दोबारा से बता देता हूं, 4 सरफेसेस पैरेलल में पड़े हुए हैं, इनके बीच में डिस्टेंस d है, सरफेस एरिया a है पहले की तरह। पहले क्या था, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला ए एंड बी पॉइंट थे। अब क्या है, पहला और तीसरा ए पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, दूसरा और चौथा बी पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब क्या है बेटा, कि लेट्स से एक बैटरी इमेजिन कर लेते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल ए के साथ कनेक्टेड है और बी के साथ नेगेटिव। तो इसका मतलब है जो सरफेस आपका ए पॉइंट के साथ कनेक्टेड है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर इन दोनों सरफेस के ऊपर दोनों तरफ चार्ज दिखा, इसके ऊपर क्यों नहीं चार्ज है, इसके नीचे क्यों नहीं चार्ज है? देखो बेटा, अगर ये ऊपर और नीचे चार्ज आएगा, क्या कोई कैपेसिटर बनेगा? नहीं बनेगा, है ना। तो इनके ऊपर नहीं चार्ज आएगा, ये चार्ज अपने आप कुछ इस तरीके से अरेंज करता है, ठीक है बेटा, अपने आप को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है ये अपने आप को। तो चार्ज कुछ इस तरह से आएगा इन कैपेसिटर्स के ऊपर, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे बेटा, जो ये पहला कैपेसिटर है C1, ये है दूसरा, ये दोनों सरफेस मिलकर दूसरा बनाएंगे, ये दोनों सरफेस मिलकर तीसरा कैपेसिटर बनाएंगे C3। अब क्या है, पहला कैपेसिटर देखो, उसका एक सरफेस A के साथ कनेक्टेड है, दूसरा B। तो C1 कैपेसिटर का एक सरफेस A के साथ कनेक्टेड है और दूसरा किसके साथ कनेक्टेड है, B के साथ। सिमिलरली C2 का एक सरफेस B के साथ और दूसरा A के साथ। तो C2 का भी सेम बेटा A के साथ एंड B के साथ कनेक्टेड है। C3 का भी देखो, एक सरफेस A के साथ और दूसरा सरफेस B के साथ। तो ये तीनों आपस में क्या हो गए बेटा, तीनों आपस में क्या हो गए, C1 C2 C3 पैरेलल में है ये। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B क्या आ जाएगा हमारे पास, तीनों का सम कर देंगे, C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, C1 + C2 + C3। और C1 = C2 = C3 क्या है, A एप्सिलॉन अपॉन D। तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा बेटा, 3C1 आ जाएगा, मतलब 3A एप्सिलॉन अपॉन D। तो ये हमारे पास C इक्विवेलेंट आ जाएगा यहाँ पे 3A एप्सिलॉन अपॉन D। तो ये बेटा मैं एक अलग से फिर से एक ऐसा क्वेश्चन एक पहले किया था, एक अब किया है, उसमें तीनों क्या हो गए थे बेटा, सीरीज में, और यहाँ पे ये तीनों क्या हो गए, पैरेलल में। ध्यान रखना आपका कौन सा सरफेस किस पॉइंट के साथ कनेक्टेड है बेटा। ए पॉइंट से मैंने क्या है, देखो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अभी के लिए आप नहीं भी शो करना चाहते, आप नॉर्मली भी देख सकते हो, जो मैंने बाद में बनाया यहाँ पे, कि पहला कैपेसिटर जो बन रहा है उसका एक सरफेस ए के साथ और दूसरा बी के साथ कनेक्टेड है। क्लियर है बेटा। ऐसे ही दूसरे का और तीसरे का आपको सीधा पता चल रहा है पैरेलल में है, अगर आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं समझ आ रही। पर देखो बेटा, अगर आपने बेसिक्स को क्लियर करना है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी पता होनी चाहिए आपको, ओके। आउटर सरफेस पे बेटा चार्ज आने का कोई मीनिंग ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं बनेगी, ओके। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस केस में कुछ इस तरह से रहेगी, ओके। एक ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं एक और टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा,
मैं एक करवाता हूं, आपने दूसरा खुद इमेजिन करना है, ठीक है। लेट्स से जैसे एक ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे पास, वो कह रहे हैं हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बेटा। ये क्या है, हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ओके। इसका सरफेस एरिया क्या है बेटा, ए है, और दोनों सरफेस के बीच का डिस्टेंस है डी, और बीच में अगर एयर होती बेटा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाती, ए एप्सिलॉन अपॉन डी। और अगर बीच में मीडियम होता बेटा, सारे का सारा मीडियम होता तो क्या हो जाता है, ए के एप्सिलॉन अपॉन डी हो जाती कि नहीं हो जाती। उन्होंने अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके कुछ इस तरह से किया है बेटा। उन्होंने क्या किया, वो कहते क्वेश्चन ऐसे बना रखा है, वो कहते कि हाफ ऑफ द स्पेस, ये जो ऊपर वाली स्पेस है ना, हाफ ऑफ द ऊपर वाला वॉल्यूम K1 मीडियम से फिल्ड है, और नीचे वाला हाफ ऑफ द वॉल्यूम क्या है, K2 मीडियम से फिल्ड है। अब इसकी कैपेसिटेंस बताए कैसे होगा। एक तो बेटा मेथड वही है जैसे हमने ड्राइव किया था, वो वाला मेथड लगाइए और फिर करिए। एक सिंपल मेथड यहाँ पे देखो बेटा, मैं यहाँ पे जो ट्रिक खेलने वाला हूं, देखो तो यहाँ पे क्या हाफ ऑफ द वॉल्यूम है, तो यहाँ पे ये जो ऊपर वाला वॉल्यूम है बेटा, तो इसको एक कैपेसिटर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, एक कैपेसिटर ये ऊपर वाला बन जाएगा हमारा। इस कैपेसिटर का प्लेट का एरिया हाफ हो जाएगा, बीच का डिस्टेंस क्या होने वाला है डी, और मीडियम किसके साथ फील्ड है, K1 के साथ। और लेट से इसकी कैपेसिटेंस क्या है C1, और एक नीचे जो वॉल्यूम है एक कैपेसिटर वो बना देगा C2, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, एरिया A/2 है, और डिस्टेंस इसका भी क्या है D2 है। अब आप C1 की बात करोगे, C1 विल बी इक्वल टू क्या होगा, K1 एरिया एप्सिलॉन बाय डी, और C2 की वैल्यू क्या होगी, K2 एरिया एप्सिलॉन बाय डी, ओके। और ये दोनों कैपेसिटर्स जो है बेटा, देखो अगर आप ध्यान दोगे, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, दोनों कैपेसिटर्स बेटा क्या है, A एंड B पॉइंट के बीच में लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं आपके। तो इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन बेटा देखो ऑब्जेक्टिव में ही आने के चांसेस रहते हैं ये क्वेश्चंस के। अब देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ सीबीएसई में भी आते हैं, सीबीएसई वाले भी ऐसा क्वेश्चन डाल सकते हैं, तो ध्यान रखिए आप। यहाँ पे एक तो मेथड क्या है बेटा, इस क्वेश्चन में क्या किया उन्होंने, जो हम पहले करके आए थे वहां पे हमने डायलेक्ट्रिक स्लैब के साथ पूरे मीडियम को एक ही मीडियम के साथ फिल्ड किया था, के के साथ, तो हमारा रिजल्ट K एप्सिलॉन अपॉन डी आ चुका था। अब क्या किया उन्होंने, half of the upper volume is filled with dielectric medium of dielectric constant K1 and lower half is filled with dielectric medium of dielectric constant K2। अब कितनी कैपेसिटेंस होगी, तो यहाँ पे मैंने पैरेलल सीरीज जो ग्रुपिंग वाला है वो वाला फंडा अप्लाई किया। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इस कैपेसिटर को दो कैपेसिटर्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। दो ऐसे कैपेसिटर जिनका एरिया हाफ हो जाएगा, डिस्टेंस डी रहेगा, ऊपर वाला K1 के साथ फील्ड है, नीचे वाला K2 के साथ, तो वहां से हमारे पास C1 C2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा। तो यहां से ये दोनों पैरेलल में है, तो C इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, C1 प्लस C2, तो इनको ऐड करोगे यहां से A/2 एप्सिलॉन बाय डी कॉमन, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा K1 प्लस K2। तो ये आपका क्या है बेटा आंसर है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ओके। तो एक ये है बेटा। अब ऐसे ही मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आपने खुद ट्राई करना है आपको बेटा। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास ये कैपेसिटर है, ठीक है। ये रिजल्ट ऐसे ही अगर एयर के साथ होता तो A एप्सिलॉन अपॉन डी होता बेटा, और अगर मीडियम के साथ फील्ड होता तो K A एप्सिलॉन अपॉन डी हो जाएगा हमारे पास, ओके। तो अब क्या किया उन्होंने बेटा, अब कुछ इस तरह से डिवाइड किया उन्होंने, ठीक है। उन्होंने बीच में पूरा डिस्टेंस दोनों प्लेट्स के बीच में क्या था, डी था बेटा। सेंटर के इधर वाले मीडियम K1 रखा और इधर वाला क्या रखा, K2, मतलब ये डिस्टेंस क्या हो गया, D/2 एंड D/2। अब आपने ये क्वेश्चन करना है बेटा, ओके। एक ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ऐसे भी है, ये जो अभी बोल रहा हूं ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये भी होमवर्क है आपका, ठीक है। इसको ट्राई करना है, ये सीरीज बन जाएगा। अब आपने इमेजिन करना है कैसे होगा। ये क्वेश्चन है, ये बहुत ट्रिकी है बेटा, ये आसानी से नहीं होने वाला, दिमाग लगाना पड़ेगा, इन कंसेप्ट क्लियर करके लगेगा, ओके। ये है अब हमारे पास, इसका प्लेट का एरिया A है, डिस्टेंस D है। अब उन्होंने मीडियम फील्ड किया है कुछ इस तरह से, ठीक है बेटा, हाफ हाफ को फील्ड किया है, ठीक है। तीनों केसेस में उन्होंने क्या किया बेटा, हाफ ऑफ द वॉल्यूम को K1 के साथ एंड हाफ ऑफ द वॉल्यूम को K2 के साथ फील्ड किया है। पहले उन्होंने क्या किया था बेटा, प्लेट्स के परपेंडिकुलर, फिर प्लेट्स के अलॉन्ग। अब क्या किया बेटा, डायगोनली डिवाइड किया है एरिया को इस केस में। तो ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन बेटा इस साल मेंस में आ चुका है, ऑनलाइन पेपर में सीधा क्वेश्चन आया था। अब जिन बच्चों ने क्लास में ड्राइव किया होता सीधा आंसर टिक करके आए थे वहां पे। ओके, वहां पे भी चलो ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने क्लास में एक बार किया होता है तो आइडिया लग जाता है वहां पे ऑप्शन देके कौन सी ऑप्शन करेक्ट होने वाली है। ओके, तो ये क्वेश्चन दोनों करके रखिए, इनको कॉम्बिनेशन वाले मेथड से करके देखो, ज्यादा इजी है बेटा, इंस्टेड ऑफ जो पहले हमने जैसे ड्राइव किया वैसे करोगे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, इन्हें नोट डाउन करो, करके देखो। ठीक है बेटा, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इनको सॉल्व करके दिखा दूंगा आपको। ठीक है, बट आपने अभी सॉल्व करना है पहले से। तो ये आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का पार्ट था बेटा, आपने अब इन्हें प्रैक्टिस करने, जितने सर्किट्स कर सकते हो उतनी करने की कोशिश करनी है। ये लास्ट पार्ट है आपका कैपेसिटर का। ओके, इसके साथ आपका यूनिट 1 खत्म हो जाएगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया था हमने। ठीक है, आपके एनसीईआरटी के पहले 2 चैप्टर्स मतलब कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, बट आपने ग्रुपिंग ऑफ क्वेश्चंस, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स के क्वेश्चंस की मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है बेटा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। बाकी तो सारा थ्योरेटिकल या डेरिवेशंस थी, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, बट इसमें ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन बन सकते हैं। प्लीज आप ऐसे करिए क्वेश्चंस को। ओके, कोई भी डाउट आ रहा है वो मेरे से क्लियर करिए। थैंक यू।